हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन पी ब्लॉक चैप्टर। बेटा अब लास्ट जो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था वो था नाइट्रोजन के बारे में। हमने पहले देखा बेटा कि अमोनिया क्या होती है, अमोनिया की प्रिपरेशन कैसे होती है, फिर हमने देखा नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। देन एट द लास्ट वी हैव स्टडीड नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ा, हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी ऑक्साइड्स होती है। तो इस तरीके से हमने नाइट्रोजन के सारे केस जो भी सिलेबस में गिवन थे उन सबको कवर कर दिया था। आज से हम शुरू करेंगे बेटा फास्फोरस का केस, कि फास्फोरस के बारे में क्या क्या हमारे सिलेबस में गिवन है और जो भी चीज गिवन होगी हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा इसका लेक्चर हमारा फास्फोरस के बारे में। तो सबसे पहला केस है बेटा फास्फोरस के अंदर, उसमें हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। बेटा क्लियर है? एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस का मतलब क्या है कि फास्फोरस के कौन कौन से एलोट्रॉप्स हमें मिलते हैं। एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। बेटा फास्फोरस के कौन कौन से एलोट्रॉप हमारे पास है बेटा, क्लियर है? तो अगर हम बात करें फास्फोरस के एलोट्रॉप्स की तो हमें तीन एलोट्रॉप्स मेनली मिलते हैं। देखो, द फर्स्ट वन इज व्हाइट फास्फोरस, बी द सेकेंड वन इज रेड फास्फोरस एंड द थर्ड वन इज ब्लैक फास्फोरस। ये तीन फास्फोरस हमें मिलते हैं, इसको येलो भी बोल देते हैं बेटा। क्या है ये? फास्फोरस। ये हमें तीन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स मिलती हैं फास्फोरस की बेटा, ठीक है? क्लियर है? तो अब हम इन तीनों फॉर्म्स के बारे में चेक करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्योंकि वही प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में गिवन दे रखी हैं। क्लियर है? तो वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा और सिर्फ प्रॉपर्टी की बात की जाएगी बेटा यहाँ पे, और कुछ केस हमारे यहाँ पे सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस। इफ यू टॉक अबाउट द व्हाइट फास्फोरस, तो हम व्हाइट फास्फोरस के बारे में क्या बात करेंगे? डब्ल्यू व्हाइट फास्फोरस। ठीक है बेटा। अब व्हाइट फास्फोरस जो है इसके आपको पॉइंट्स बताता हूं कि किस तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट देखो बेटा व्हाइट फास्फोरस का, फर्स्ट या ए लिख लो बेटा आप इसको चाहे, कि इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ फास्फोरस विच upon standing or keeping for some time it becomes yellow। ठीक है बेटा? तो क्या ये व्हाइट फास्फोरस है? और व्हाइट फास्फोरस के केस के अंदर जो प्योर फॉर्म में होगा तो ये व्हाइट का होगा, और जैसे आप इसको व्हाइट फास्फोरस को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के रख दोगे बेटा, तो वो निकाल के रखने के बाद जब वो पड़ा रहेगा कुछ दिन तो इट विल बिकम येलो। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा था व्हाइट और येलो फास्फोरस। तो व्हाइट फास्फोरस जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म है फास्फोरस की बेटा, याद रखना है, ठीक है? अब देखो सेकेंड पॉइंट इसमें, बी it is waxy solid and easily cut with knife। ये वैक्सी सॉलिड होता है बेटा, ठीक है? और इसको आप नाइफ से बहुत इजीली काट सकते हो, ठीक है? जैसे वैक्स होता है, मोम होता है हमारे पास, उस तरीके का होता है जैसे आप मोमबत्ती को काट सकते हो ना बेटा, किससे? चाकू से। उसी तरीके से व्हाइट फास्फोरस को भी हम इजीली कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइफ। डन। अब देखो थर्ड, सी इट हैज गार्लिक ऑडियोर। इसकी गार्लिक ऑडियोर होती है, जिस तरह लहसुन की स्मेल आती है ना बेटा, जस्ट लहसुन की स्मेल जैसी आपको व्हाइट फास्फोरस की भी स्मेल आएगी, ऑडर आएगी उसकी, तो इसलिए बोलते हैं इट हैज गार्लिक ऑडियो। डी
इट इज पॉइजनस इन नेचर। ये क्या होता है बेटा, पॉइजनस नेचर का होता है, इट इज पॉइजनस इन नेचर। नेचर के अंदर क्या करता है बेटा, पॉइजनस केस शो करता है, इट इज पॉइजनस इन नेचर बेटा। ठीक है, तो ये जहरीला होता है व्हाइट फास्फोरस, तो हम इसको इनटेक नहीं कर सकते। अब देखो इसी के बेस पे आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूं इसकी, ई पॉइजनस नेचर के ऊपर बेटा क्या प्रॉपर्टी है। देखो हम कहते हैं द वर्कर्स वर्किंग विद white phosphorus suffered from a disease known as Fawzy, PHOSSY, Fawzy jaws। जो बंदे बेटा जो वर्कर्स कंपनी में काम करते हैं जहां पे व्हाइट फास्फोरस की एक्सट्रैक्शन की जाती हो, उनको जनरली फॉजी जॉ नाम की डिजीज हो जाती है। और फॉजी जॉ नाम की डिजीज क्या होता है बेटा, जो गम्स होते हैं, गम्स स्टार्ट ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग करना शुरू कर देते हैं बेटा इसमें। और धीरे धीरे क्या होता है, जो गम्स होते हैं हमारे जॉज जो होते हैं बेटा वो बहुत लूज हो जाते हैं और हमारे दांत होते हैं बाहर आना शुरू हो जाते हैं, तो डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है इनका, और इस तरह की बीमारी को हम बोलते हैं फॉजी जॉज बेटा। क्लियर है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 0.5 ग्राम 15 ग्राम ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इज फैटल। अगर 0.15 ग्राम का भी इंटेक हो गया किसी भी वर्कर के द्वारा तो वो खतरनाक हो सकता है। दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि जो व्हाइट फास्फोरस है बेटा वो बहुत खतरनाक होता है। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट ई एफ बात करें बेटा यहां पे, इट कैचेज फायर easily, or you can say when this phosphorus reacts with oxygen it starts glowing। जब भी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा या फायर आग लगाओगे टेस्ट के अंदर तो वो ग्लो करना शुरू कर देता है। कैचेस फायर इजीली का मतलब ये नहीं बेटा इसमें आग लग जाती है, मतलब जैसे ही वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में आता है वो बर्न होना शुरू हो जाता है बेटा। क्लियर है केस। तो इस केस को जब बर्न होता है तो हम क्या कहेंगे बेटा, देखो फॉस्फोरस जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया तो उसने व्हाइट डेंस फ्यूम देनी है। क्या देगा बेटा, व्हाइट डेंस फ्यूम। और जो व्हाइट डेंस फ्यूम होती है वो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड की होती है, इसकी हमें व्हाइट डेंस फ्यूम मिलती है बेटा, व्हाइट डेंस फ्यूम। क्लियर। और जब ये ग्लो करता है, हमने बोला ना ग्लो करता है, तो इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं कि इट शोज कैमिल्यूमिनेसेंस। इट शोज कैमिल्यूमिनेसेंस। ये मतलब कि रिएक्ट करके केमिकल के साथ ये ग्लो करना शुरू कर देता है, उसको हम बोलते हैं कैमिल्यूमिनेसेंस। जहां पे केमिकल बर्न करता है या फायर आग लगती है बेटा उसमें तो वो ग्लो करना शुरू करता है। तो दिस टाइप ऑफ टेक्निकल वर्ड जो यूज करते हैं इसके लिए दैट इज कैमिल्यूमिनेसेंस यूज करते हैं बेटा। डन। तो ये केस आ गया देखो इस केस में। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे ई एफ जी। जी की बात करें, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है
एंड सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड CS2 के अंदर ये सॉल्युबल होता है। वाटर के अंदर आप इसको डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे बेटा तो डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ये इजीली सॉल्युबल होता है, इजीली डिसॉल्व हो जाता है बेटा। कौन? व्हाइट फास्फोरस। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखो बेटा H, ये क्या करता है? इट रिएक्ट्स विद NaOH। NaOH को हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। तो ये कॉस्टिक सोडा के साथ रिएक्शन शो करता है, ये याद रखना बेटा। केस कॉम्पिटिशन में आया हुआ एक बारी कि कौन सा फास्फोरस, विच एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस रिएक्ट विद NaOH। तो क्या होती है रिएक्शन? देखो बेटा यहां पे, फास्फोरस रिएक्ट विद NaOH in the presence of water, aqueous NaOH, and you will get sodium hypophosphite plus PH3 बेटा। सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्लस PH3 मिलता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोफॉस्फाइड, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बोलते हैं। क्लियर है? याद रखना है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। क्लियर है केस? तो ये पूछा गया कई बार कि क्या बनता है और क्या मिलता है इसमें। HI। नेक्स्ट देखो बेटा इसमें, अब I की बात करें तो हम कहेंगे बेटा यहां पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसकी। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर शो करता है इस तरीके से बेटा, ये आता है सिंपल स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो ये याद रखना है कि ये व्हाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टीज हैं। और कई बार क्या होता है, मैं आपको देखो बार बार बोल रहा हूं, कई बार ना क्वेश्चंस जो होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर वो इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि ABCD। ए जो कंपाउंड है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, या आप कहोगे NaOH के साथ, तो वो उसके अंदर सब्लाइम हो जाता है बेटा, घुल जाता है उसके अंदर, तो वो कंपाउंड B बनता है। B आपके पास एक बन गया और C वहां पे गैस रिलीज हो जाती है। फिर इस तरीके से ABCD क्वेश्चंस के अंदर दे रखे होते हैं बेटा, और वो एंड में पूछते हैं बताओ ABCD क्या है, और उनके जिस भी रिएक्शन से वो फॉर्म हो रहे हैं उन रिएक्शंस को आप लिखो वहां पे। क्लियर है? तो उस केस के अंदर आपको ये सारी बातें याद रखनी होती हैं कि व्हाइट फास्फोरस का कौन कौन सा केस क्या होता है बेटा, ये और किस तरीके से होता है। अब देखो इसमें एक और बात याद रख लो बेटा, जो जनरल बात है बहुत जी, इट इज रिएक्टिव इन नेचर। ये नेचर के अंदर रिएक्टिव होता है, इट इज रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये स्टेबल नहीं है बेटा, हाईली अनस्टेबल होता है। क्लियर है? तो दैट इज व्हाट इज रिएक्टिव इन नेचर, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है नेचर के अंदर। डन। तो देखो ये व्हाइट फास्फोरस के बारे में बात की बेटा हम लोगों ने, ये व्हाइट फास्फोरस की प्रॉपर्टीज होती हैं, और इस तरीके से आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। डन। चलो बेटा अब नोट करो इसको, फिर हम नेक्स्ट रेड फास्फोरस की बात करते हैं। देखो बेटा हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट फास्फोरस जो है एलोट्रोपिक फॉर्म, दैट इज रेड फॉर्म।
देखो बेटा, अब बात करते हैं बी, दैट इज रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस। अब रेड फॉस्फोरस की बात करें बेटा, देखो क्या होता है इसमें। ए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट 240 to 250 डिग्री सेल्सियस। ये जब आप व्हाइट फॉस्फोरस को 240 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे बेटा, देन यू गेट रेड फॉस्फोरस। देन वी गेट रेड फॉस्फोरस। और जब हम प्रोसेस करते हैं रेड फॉस्फोरस की बनाने की, अगर आपको लगता है व्हाइट फॉस्फोरस उसके अंदर बच गया है, जैसे हम रेड फॉस्फोरस को हीट कर रहे हैं बेटा, सॉल्यूशन बना के क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और आपको पता है कि ये जो रेड व्हाइट फॉस्फोरस वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है, तो आप उसके अंदर हीट कर सकते हो इसको। जब आप हीट करोगे इसको, तो वहां पे रेड फॉस्फोरस में कन्वर्जन हो जाएगा। अब आप चाहते हो कि जो व्हाइट फॉस्फोरस उसमें इंप्योरिटी की फॉर्म में प्रेजेंट है और आप उसको रिमूव करना चाहते हो, तो क्या होता है बेटा उस केस के अंदर, हम करते हैं देन एड caustic soda means NaOH to it, उसके अंदर NaOH ऐड कर देते हैं। तो NaOH ऐड करके क्या होता है बेटा, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके अलग हो जाता है और रेड फॉस्फोरस हमें वहां से मिल जाता है बेटा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम रेड फॉस्फोरस की प्रिपरेशन करते हैं। बी देखो बेटा, जो रेड फॉस्फोरस है इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। ये पॉइजनस नेचर का नहीं होता, इट इज नॉन पॉइजनस इन नेचर। ठीक है, क्लियर है? थर्ड, इट इज हाईली स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल है। डी, इट डज नॉट रिएक्ट विद NaOH, NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करता बेटा। ई, अब देखो ये NaOH के साथ भी रिएक्शन नहीं शो कर रहा है, रिएक्ट नहीं करता है, तभी हमने व्हाइट फॉस्फोरस के केस के अंदर व्हाइट फॉस्फोरस को अलग करने के लिए हमने किसका यूज किया था बेटा, NaOH का, ताकि वहां पे सोडियम हाइपोफॉस्फेट मिल जाए, फॉस्फाइट मिल जाए और वो अलग हो जाएगा और रेड फॉस्फोरस हमें अलग मिल जाएगा बेटा। क्लियर है? तो ये आगे देखो, इट इज नेक्स्ट, इट इज नॉट soluble in water as well as in CS2। ये कार्बन डाइसल्फाइड और CS2 दोनों में सॉल्युबल नहीं है बेटा। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज CS2 बेटा। F देखो, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की बेटा इसके। If we talking about the structure, तो इट हैज चेन स्ट्रक्चर बेटा, चेन स्ट्रक्चर मिलता है इसका। ठीक है, वो इस तरीके से होता है, देखो P P P आ गया केस बेटा, ये आ गया, ये आगे P फिर अटैच है इस तरीके से, ये आ गया, ये आ गया बेटा। क्लियर है केस? तो सॉरी, ये इस तरीके, ये फिर आगे, आगे भी क्या क्या P, फिर P ऊपर, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर आगे, इस तरीके चेन बनती जाती है बेटा यहाँ पे। क्लियर है केस? और ये चेन बनती आती है, उस चेन की वजह से ये क्या होता है, इट इज हाईली स्टेबल। लिखा है हमने कि इट इज हाईली स्टेबल। तो वो चेन स्ट्रक्चर की वजह से जो रेड फॉस्फोरस होता है बेटा,
ये हाईली स्टेबल होता है, ये बात याद रखनी है। और ये नॉन पॉइजनस नेचर का भी होता है, मतलब पॉइजनस नेचर नहीं शो करता है बेटा, ये नॉन पॉइजनस नेचर का कंपाउंड होता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है रेड फास्फोरस के बारे में, ठीक है। अब देखो बेटा जो लास्ट है हमारे पास, दैट इज ब्लैक फास्फोरस, दैट इज ब्लैक फास्फोरस, ठीक है बेटा। इफ यू टॉक अबाउट द ब्लैक फास्फोरस, तो हम यहां पे क्या कहेंगे, देखो पहला केस जो लेंगे बेटा, ये इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, ये दो फॉर्म्स के अंदर मिलता है। तो फर्स्ट वन इज नोन एज अल्फा फॉर्म एंड द सेकेंड वन इज नोन एज बीटा फॉर्म। अल्फा एंड बीटा फॉर्म दो के अंदर बहुत मिलता है बेटा, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, क्लियर है। अब देखो सेकेंड, अल्फा फॉर्म इज prepared by heating red phosphorus at 803 केल्विन। अगर आपको ब्लैक फास्फोरस की अल्फा फॉर्म चाहिए तो आपको रेड फास्फोरस को हीट करके एट 803 केल्विन आप इस फॉर्म को बना सकते हो बेटा, कि कौन सी फॉर्म को, अल्फा फॉर्म को बेटा। इसी तरीके से इफ यू वांट बीटा फॉर्म, अगर आपको बीटा फॉर्म चाहिए तो क्या करोगे आप, बीटा फॉर्म इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट 473 केल्विन टेम्परेचर। अगर 473 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करोगे बेटा तो आपको बीटा फॉर्म मिल जाती है बेटा, क्लियर है केस। अब जो यहां पे अल्फा फॉर्म है, दिस अल्फा फॉर्म, फोर्थ अल्फा फॉर्म सबलाइम्स इजिली। अल्फा फॉर्म जो होती है बेटा सबलाइम जाती है, मतलब वो NaOH ऐड करके कंपाउंड फॉर्मेशन कर देती है। फिफ्थ, बीटा फॉर्म डजंट, ये वाला केस नहीं शो करती, मतलब सबलाइम नहीं होती है बेटा बीटा फॉर्म। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, नेक्स्ट देख सकते हो बेटा। सिक्स्थ, बोथ फॉर्म्स आर हाईली स्टेबल, बोथ फॉर्म्स आर हाईली स्टेबल बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबल होंगी ये दोनों फॉर्म, क्लियर है। और उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम बात करते हैं बेटा किसकी, स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या होगा देखो इसका, तो ये जो ब्लैक फास्फोरस है इट हैज लेयर्ड स्ट्रक्चर, दैट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। और लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखो, पी पी पी, ये आ गया फास्फोरस, फिर आगे इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स बनाते हैं और उन रिंग्स को कंटिन्यू करके चलते रहते हैं, क्लियर है। तो ये इस तरीके से ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बनता है इस केस के अंदर, डन। तो इस लेयर्ड स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है, कौन, ब्लैक फास्फोरस। अगर आपसे कोई पूछे इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, तो आपको कहना है कि जो ब्लैक फास्फोरस है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है बेटा, क्लियर केस। तो ये देखो ये सारे के सारे केस आपको याद रखने हैं, ये तीनों के तीनों एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस और इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। अब देखो यहां पे एक नोट भी बोल देता हूं, इस साल सीबीएसई बोर्ड ने इसको काट दिया है, दिस नॉट included in CBSE syllabus this year, ठीक है ना।
ये अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो यूज कर ले एसोसिएट क्वेश्चन तो कुछ नहीं कह सकते बेटा। क्लियर है? फिर भी आप एक बार देख लेना, बट ये सीबीएसई सिलेबस में इस बार इंक्लूड नहीं है, डिलीट कर दिया गया है एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फास्फोरस बेटा। क्लियर है? चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं फास्फोरस के कंपाउंड्स की, कौन कौन से कंपाउंड फास्फोरस के होते हैं और उनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलो देखो बेटा, अब बात करते हैं और कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस। देखो बेटा, अब जो कंपाउंड ऑफ फास्फोरस है, यहां पे फर्स्ट कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं इसका, दैट इज फॉस्फीन। क्या बोलते हैं? PH3। बेसिकली इट्स अ हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस। ये क्या है बेटा? फास्फोरस की हाइड्राइड है, इट्स अ हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रिपरेशन, कि ये प्रिपेयर कैसे की जाती है। प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन PH3। अगर हम PH3 को प्रिपेयर करें तो कैसे करेंगे? अब देखो बेटा, इस PH3 को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, और ये मेथड हम पढ़ भी चुके हैं कई। जैसे पहला, सोडियम फॉस्फाइड को आप वाटर से रेड कराओ, देन यू विल गेट NaOH प्लस PH3 गैस। आपको यहां से NaOH मिलेगा प्लस PH3 गैस मिल जाएगी बेटा। क्लियर है? तो चेक कर लेना इसको और बैलेंस कर लेना। सेकेंड देखो बेटा, इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फाइड को भी आप वाटर से रेड करा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस PH3 बना सकते हो। सी, इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फाइड को HCl से रेड करा के भी बेटा आप फॉस्फीन गैस बना सकते हो। डन। डी, इसी तरीके से एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की को भी HCl से रेड करा के यू कैन फॉर्म AlCl3 प्लस फॉस्फीन गैस, वहां पे भी आप शो कर सकते हो बेटा। क्लियर है? तो ये सारे के सारे केस आ गए जो हम यहाँ पे शो करते हैं। तो ये वो केसेस हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप हाइड्राइड ऑफ फास्फोरस की बात कर रहे हो, जब हमने PH3 के बारे में, NH3 के बारे में, ASH3 के बारे में पढ़ा था, तब वहां पे इनकी प्रिपरेशन भी पढ़ी थी बेटा। मैंने कराई थी सारी प्रिपरेशन कि किस तरीके से आप फॉस्फीन को प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप इस फॉस्फीन को प्रिपेयर करना चाहते हो लैब के अंदर बेटा, इन लैबोरेटरीज, इफ यू वांट टू प्रिपेयर दिस फॉस्फीन इन लैबोरेटरीज बेटा, तो क्या करोगे? देखो, इसके लिए मैंने आपको भी एक टिक लगाया था। P4 को हम NaOH से रेड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू गिव यू
सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्लस फॉस्फीन गैस। फाइट जो फॉस्फोरस है बेटा, क्या करते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड प्लस फॉस्फीन गैस हमें मिलती है बेटा वहां से। क्लियर है केस? तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, वहां पे रिएक्ट कराते हैं, चेक करते हैं किस तरीके से केस आएगा वो। डन। तो वो केस आता है बेटा यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी फॉस्फीन गैस मिल जाती है लैब के अंदर। लेकिन इस फॉस्फीन गैस की बहुत बड़ी खामी है बेटा। क्या होता है कि जो फॉस्फीन गैस यहां मिलती है, यहां पे इसके साथ इंप्योरिटीज मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इंप्योरिटीज, और इंप्योरिटीज भी क्या मिलती है, ये अपने आप को डाइमराइज कर लेती है, डाइमराइजेशन। ठीक है बेटा। तो डाइमराइज करके ये P2H4 बना लेती है बेटा। क्या बनाती है, P2H4 डाइफॉस्फीन से आप बोल सकते हो बेटा। ठीक है। और ये जो डाइफॉस्फीन है, इट इज इन्फ्लेमेबल, ये इन्फ्लेमेबल होती है, इसमें बहुत इजीली बेटा ये आग पकड़ लेती है डाइफॉस्फीन। ठीक है। जबकि फॉस्फीन इतनी आग नहीं पकड़ती है। क्लियर है केस? तो याद रखना है कि फॉस्फीन के अंदर, इसके अंदर इंप्योरिटीज होती हैं। एंड इफ यू वांट टू मेक इट प्योर, अगर आप इसको प्योर करना चाहते हो, जो यहां से हमें मिला है, अगर इफ यू वांट टू मेक इट प्योर, तो क्या करोगे बेटा, पास, देखो बेटा इस तरीके से आप करोगे, फॉर प्योरिफिकेशन pass carbon dioxide and coal gas through the solution of phosphine। क्या कर दो बेटा, पास कर दो कोल गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ताकि जहां पे बाकी जो गैसेज है बेटा वो वहां पे प्रेजेंट ना हो और इसको डाइफॉस्फीन में कन्वर्ट ना करे। क्लियर है? एक तो ये कर सकते हो। दूसरा क्या मेथड लगा सकते हो बेटा यहां पे इसकी प्यूरिफिकेशन के लिए, ये हमने फर्स्ट मेथड लगा दिया यहां पे। सेकंड क्या कर सकते हो बेटा, इस फॉस्फीन सॉल्यूशन को HI से रिएक्ट कराओ, यू विल गेट PH4I। इसको बोलते हैं फॉस्फोनियम आयोडाइड, फॉस्फोनियम आयोडाइड। क्लियर है केस? अब ये फॉस्फोनियम आयोडाइड जो होता है, इसको हम फर्दर रिएक्ट कराते हैं KOH के साथ। तो आपको पता है कि यहां पे जो सॉल्ट मिलेगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, KI स्टेबल, तो KI मिल गया बेटा, यहां पे KI अलग हो गया। व्हाट यू नीड फॉस्फीन, PH3 बेटा, PH3 अलग कर दिया, देन वी हैव वाटर। तो यहां से फॉस्फीन जो गैस निकलेगी वो आपको प्योर गैस मिलेगी बेटा, दैट विल बी प्योर गैस। तो ये प्योर गैस होती है। तो इस तरीके से आप इसकी प्योरिफिकेशन भी कर सकते हो। किसकी बेटा, फॉस्फीन की। अब देखो इस फॉस्फीन की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन। अगर हम बात करते हैं बेटा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं पहले। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बेटा यहां पे, देखो इट इज कलरलेस, पहली इट इज, ये कलरलेस, हैविंग कलरलेस गैस है बेटा, हैविंग rotten fish like smell or odor। second, it is heavier than air, ये एयर से हैवी होती है बेटा, इट इज हैवियर देन एयर। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो है
इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर, हाईली पॉइजनस इन नेचर बेटा। जो फॉस्फीन गैस है वो हाईली पॉइजनस इन नेचर है, बहुत ज्यादा पॉइजनस नेचर शो करती है बेटा। इट इज हाईली पॉइजनस इन नेचर। कौन सी गैस बेटा? फॉस्फीन गैस। क्लियर है केस? तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है बेटा। ठीक है, क्या है ये? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनको हमें याद रखना होता है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आती है। अब बात करते हैं बेटा, देखो पहले रब करता हूं, फिर मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी वो बहुत इजीली और बहुत सिंपल वे में कराता हूं सारी। ठीक है, पहले मैं रब करता हूं टेस्ट को। देखो बेटा, बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो आपको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज इजी वे में करा दूंगा, तो चेक करो बेटा कैसे करेंगे हम। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक दो चीज मैं आपको ऐसे नोट करा देता हूं बेटा। फॉस्फीन एक्ट एज बेस बेटा, वो बेस की तरह काम करती है। और कौन सा बेस है बेटा? दैट इज लुईस बेस, बिकॉज इट हैज a lone pair of electron on phosphorus atom। इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फॉस्फोरस एटम के ऊपर बेटा। क्लियर है केस? अब देखो जो बाकी प्रॉपर्टीज है इसकी फॉस्फीन की, वो हम इस तरीके डिस्कस करेंगे बेटा। मैं इधर लिखता हूं PH3, दिस इज फॉस्फीन। क्लियर है? अगर आप फॉस्फीन को किसी भी हैलोजन एसिड से रिएक्ट कराओगे, किससे? हैलोजन एसिड, मतलब HX से रिएक्ट कराओगे, तो ये आपको सॉल्ट देगी बेटा। और क्या मिलेगा सॉल्ट? PH4X, फॉस्फोनियम हैलाइड। और यहां पे जो X है वो क्या है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा शो कर सकते हैं। और इसको हम बोलते हैं फॉस्फोनियम हैलाइड। जनरली फॉस्फोनियम हैलाइड। तो ये पहली रिएक्शन शो करते हैं जब भी आप जब भी आप फॉस्फीन को बेटा क्या कराओगे? हैलोजन एसिड से रिएक्ट कराओगे, तो इस तरीके से सॉल्ट फॉर्मेशन होती है वहां पे। दिस इज सॉल्ट बेसिकली। ये क्या बेटा? सॉल्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगर आप इस फॉस्फीन को हीट करते हो बेटा, if you heat it at high temperature, तो ये P4 प्लस H2 में कन्वर्ट हो जाती है बेटा। इट विल कन्वर्ट इनटू P4 प्लस H2 बेटा। वो बैलेंस करना होगा, अलग बात है।
कि फास्फोरस और H2 में कन्वर्ट हो जाती है अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर पे इसको हीट करोगे बेटा। क्लियर है केस? तो याद रखना है देखो ये वाला केस भी बेटा इसमें। अब देखो नेक्स्ट, इफ इट रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, अगर आप इसको कॉपर सल्फेट का रिएक्ट कराओगे फॉस्फीन गैस को बेटा, क्लियर है, तो आपको मिलेगा यहां पे कॉपर फॉस्फाइड Cu3P2 बेटा। व्हाट यू विल गेट? कॉपर फॉस्फाइड प्लस H2SO4। और ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे, यू विल गेट प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर फॉस्फाइड। इसके आपको पीपीटी मिलेंगे बेटा, ब्लैक कलर के पीपीटी होते हैं इसके। तो इस ऐसी रिएक्शन को पीपीटी रिएक्शंस भी कह देते हैं, पीपीटी रिएक्शंस ऑफ फॉस्फीन। ये फॉस्फीन की पीपीटी रिएक्शन है। डन बेटा। अब देखो नेक्स्ट, इसी तरीके से ये AgNO3 के साथ भी रिएक्ट करती है बेटा, और जब आप रिएक्ट कराओगे AgNO3 के साथ तो यू विल गेट Ag3P, सिल्वर फॉस्फाइड प्लस HNO3 बेटा। अब इस केस में भी आपको इसके पीपीटी मिलेंगे, और दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज पीपीटी रिएक्शन। इसको भी हम पीपीटी रिएक्शन ही कहते हैं। ठीक है ना? अब देखो इसके साथ ही नेक्स्ट है, इफ यू रिएक्टेड विद HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड, then again you will get Hg3P2 मर्क्यूरिक फॉस्फाइड बेटा। क्लियर है? प्लस HCl अलग हो जाएगा, और इसके भी हमें क्या मिलते हैं बेटा? पीपीटी मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये भी क्या है बेटा? पीपीटी रिएक्शन शो करती है। क्या करती है बेटा? पीपीटी रिएक्शन शो करती है। जल्दी से नोट करो, और कराता हूं इसकी रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? अब देखो और एक्शन देखो इसकी, अगर इसकी ऑक्सीडेशन करोगे आप ऑक्सीजन के साथ, देन यू विल गेट H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा बेटा। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट, अगर आप इसको Cl2 का ऐड कराओगे क्लोरीन के साथ, देन यू विल गेट PCl5 मेन प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस HCl अलग हो जाएगा। क्लियर है? तो ये फॉस्फीन की रिएक्शन है। इस तरीके से फॉस्फीन क्या करती है बेटा? रिएक्शन शो करती है विद डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स जो हमने शो किए बेटा, जो हमारे सिलेबस में दे रखे हैं। तो नोट करो बेटा इसको, और इसी के साथ हमारा फॉस्फीन का केस भी क्या हो गया बेटा? यहाँ पे खत्म हो गया है। क्लियर है? फिर हम दूसरे की बात करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस की। ठीक है? चलो देखो, ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस जो है ना, वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में बनाए थे, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है। ठीक है? इसके साथ ही हम उसमें ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस और ऑक्सो एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर ये पहला जो ग्रुप था 15 ग्रुप, वो पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा? चलो फिर टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।